वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग जो है वो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज जो है वो हमें कुछ मेजर अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करना है विच अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट जो है ये एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं फिजिकल फैक्टर में, अबायोटिक फैक्टर में या नॉन लिविंग थिंग में, जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म के लाइफ के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ असर करते हैं, उसे अफेक्ट करते हैं, तो उनके बारे में बात करना है। आज जो है वो हम 3 फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहला है टेम्परेचर, फिर वाटर और फिर बाद में जो है दैट इज़ लाइट। सबसे पहले टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर जो है, जैसे हमें पता है कि अगर हम देखें पूरा जियोग्राफिकल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो एक पर्टिकुलर जगह से जो है वो या तो कम होते होते जाएगा एक पर्टिकुलर जगह तक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो है वो कहा गया है कि देखो इट डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज सीजनली, इट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। मतलब इक्वेटर में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और पोलर रीजन में टेम्परेचर कम रहेगा। तो इक्वेटर से पोलर रीजन तक जब हम जाएंगे तो टेम्परेचर लगातार क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी जगह बात करें तो हाई एल्टीट्यूड में जो है वो टेम्परेचर अप टू 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपको देखने मिलेगा इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर सीजन में, ठीक है। और उस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देयर आर सम यूनिक हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफस्टाइल को, उनके बॉडी को अफेक्ट करता है और इसी वजह से आपको हर जगह हर प्रकार का ऑर्गेनिज्म जो है वो देखने नहीं मिलता। कुछ हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो आपको जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे या इक्वेटर रीजन में मिलेंगे। वहीं जो कम टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं वो आपको पोलर रीजन में मिलेंगे, और जो मॉडरेट टेम्परेचर जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं वो आपको ऐसे रीजन में मिलेंगे जहाँ पे सीजन वाइज थोड़ा गर्म होता है, थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ठंडा या गर्म नहीं होता, ठीक है। उसी तरह से कुछ यूनिक हैबिटेट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे यूनिक ऑर्गेनिज्म ही रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, ठीक है। ऐसा जो है वहाँ पे स्प्रिंग होता है जो जिसका पानी गर्म होता है, वहाँ पर भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट वेयर एवरेज टेम्परेचर यूजुअली 400 डिग्री सेल्सियस। तो हॉट स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 80 to 100 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर होता है। वहीं अगर हम जो है वो डीप सी की बात करें, हाइड्रोथर्मल, वहाँ पे अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर भी होता है। और ऐसी जगहों पे भी जो है वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब देखो टेम्परेचर जो है वो क्यों अफेक्ट करता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है दैट अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, और एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर अगर डिपेंड है तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है जिसके बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसके बॉडीली एक्टिविटी के लिए जो है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो ज़रूरी है जिसमें वो पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो एक्टिव रहेगा। तो ऐसे केस में जो है वो टेम्परेचर जैसे जैसे वैरी करेगा द लाइफस्टाइल विल ऑल्सो वैरी। इस वजह से हर एक जगह पे आपको सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो दैट डिपेंड ऑन एंजाइम एंड एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। देन नेक्स्ट, only few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक बड़े रेंज ऑफ टेम्परेचर में जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। थ्राइव यानी क्या, मतलब फलना फूलना या बढ़ना। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर की ही ज़रूरत होती है फॉर देयर रिप्रोडक्टिविटी, फॉर देयर मैच्योरिटी, फॉर देयर लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। और वहीं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही नैरो रेंज, मतलब बहुत छोटा सा टेम्परेचर का रेंज होता है कि भाई इतने से इतने टेम्परेचर के बीच में ही ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सकता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बड़ा रेंज रखते हैं कि थोड़ा टेम्परेचर और उससे ज़्यादा भी हो गया तो भी दे कैन टॉलरेट, ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर के बेसिस पे स्पीशीज़ जो हैं उनके टॉलरेंस के बेसिस पे जो है
वो या तो वाइड रेंज टॉलरेट कर सकते हैं सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ही नैरो रेंज जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर मतलब इन शॉर्ट, या अगर हम कंक्लूड करें इन सारी चीज़ों को, तो यहाँ पे कि टेम्परेचर जो है वो ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट इज़ वाटर। वाटर जो है, अब जैसे हमें पता है कि वाटर जो है वो नेचर में अवेलेबल है, और अगर हम लाइफ की शुरुआत की बात करें तो जो भी लाइफ है ये वाटर से ही स्टार्ट हुई थी। मतलब जो लाइफ है इसका जो प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ से हुआ था, वाटर से ही हुआ था। ठीक है, तो लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर ऐसा माना गया है। ठीक है, इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट। अब लेकिन वाटर लैंड पे अवेलेबल है, अर्थ पे अवेलेबल है, लेकिन क्या समान मात्रा में सारी जगह पे अवेलेबल है, तो इसका आंसर है नहीं। जैसे कि अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है, ओनली स्पेशल एडेप्टेशंस आर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव देयर, और यही कारण है कि डेजर्ट में जो है वो एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पे वाटर लेवल बहुत कम है और इसके लिए स्पेशल एडेप्टेशन की ज़रूरत होती है। जिन ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर ये स्पेशल एडेप्टेशन किया है, सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, देन द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो हैवीली डिपेंड ऑन वाटर। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका प्रोडक्टिविटी रेट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड रहेंगे, किन किन जगहों पे वो रहेंगे, वो डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर। देखो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक सपोज एक बहुत बड़ा जंगल है और जंगल के पास से नदी या झरना वहाँ से बहता है या एक बड़ा सा तालाब है, लेकिन आफ्टर अ टाइम पीरियड, एक कुछ समय बीतने के बाद में अगर किसी कारण की वजह से वो नदी, स्ट्रीम या फिर लेक जो है वो अगर सूख जाता है, तो जब वहाँ पे वो नदी हुआ करती थी या लेक हुआ करता था, वहाँ पे कई सारे जानवर जो हैं वो उस जंगल में पाए जाते थे। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से वो सूख जाएगा तो वहाँ पर जो है वो रहने वाले जानवर वो जगह छोड़कर जाने लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि उनका वहाँ रहना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड था, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड था। वहाँ से एक समय बाद वो वाटर जो अवेलेबल था वो अब वहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम देयर, वो जो है वो वहाँ से निकलने लगेंगे, ताकि वो ऐसी जगह और ढूंढ सके जहाँ पे भरपूर जो है वो क्वांटिटी में पानी हो और वो अपनी लाइफ आसानी से जी सके। मतलब ये एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आता है कि वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहेगा नहीं रहेगा, कितने ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ये डिपेंड करता है। ठीक है, देन इसके बाद में ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर बॉडी हैव देयर ओन वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब हम बोलते हैं कि जहाँ पे पानी में रहने वाले जो जानवर हैं जिन्हें हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, वो तो उनके पास में इजीली वाटर अवेलेबल है, तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही हो, मतलब अच्छी होगी, क्योंकि वाटर इज़ वेरी नियर टू देम। लेकिन कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी अपनी ही जो है वो कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है देखो, जैसे कि केमिकल कंपोजिशन और पीएच ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो जिस पानी में रहते हैं उस पानी में का केमिकल बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो गया, या पीएच लेवल जो है वो कम ज़्यादा हो गया, तो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो पीएच सेंसिटिव होते हैं या केमिकल सेंसिटिव होते हैं वो जो हैं वो जल्दी जल्दी क्या होंगे, मरने लगेंगे। जैसे कि आपको शायद मालूम होगा कि रिसेंट टाइम में देखो बहुत सारे ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं जिनके किनारों पे आपको मरी हुई मछलियाँ या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार जो फैक्ट्रीज़ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये क्या करते हैं, जो भी केमिकल इफ्लुएंट है, जो भी वहाँ से निकलने वाला सीवेज है, वो सब डायरेक्टली उस रिवर में या उस वाटर बॉडी में जो है वो ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से केमिकल कंपोजिशन और पीएच लेवल दोनों ही वाटर का क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और उसकी वजह से ये जो भी डिस्टर्ब हुआ केमिकल कंपोजिशन और पीएच लेवल है, ये वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सहन नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर का केमिकल कंपोजिशन और पीएच लेवल जो है वो उतना होना चाहिए जितना उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। अगर वो इम्बैलेंस हुआ, दैट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ पे ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, देन
the dissolved salt concentration is less than 5 ppt, that ppt मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, ठीक है, या पार्ट पर जो उनका ट्रेसेस है पार्टिकल्स, पार्ट पर पार्टिकल्स in fresh water of stream, lakes and rivers, and 30 to 35 ppt in the seas and oceans. now देखो क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे वाटर बॉडीज़ भी होते हैं जिनमें सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में होता है. अगर हम जो है वो फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, लेकिन सी और ओशियन में जो है वो वाटर का सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिज़ोल्व फॉर्म में बहुत ज़्यादा होता है. यही कारण है कि समुद्रों का पानी जो है वो खारा होता है, वहीं जो झरना है या फिर नदी है उसका पानी मीठा होता है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है. तो ये भी एक फैक्टर है कि आप देखोगे कि फ्रेश वाटर में रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कभी भी जो है वो सी में सर्वाइव नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उन्हें उतने ज़्यादा सॉल्ट की या उतने ज़्यादा सलाइनिटी की, खारेपन की आदत नहीं है. खारापन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वाटर का पीएच और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो चेंज होगा, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता. तो ये एक फैक्टर है. देन इसके बाद में कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे 100 पार्ट पर पार्टिकल जो है इतना ज़्यादा सलाइनिटी वहाँ पे होता है, विच इज़ कॉल्ड एज हाइपर सलाइनिटी. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी, मतलब एक बड़ा रेंज सलाइनिटी का जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, लेकिन कुछ हैं जो बहुत ही नैरो रेंज जो है वो सहन कर सकते हैं. उसके पार अगर वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है. देन many fresh water animals cannot live for long in sea water and vice versa. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बहुत सारे ऐसे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं जो सी वाटर में थोड़े समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते. क्यों? क्योंकि उनको उतने खारेपन की आदत नहीं है, उतने खारे पानी की उनके बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उनकी बॉडी उसके लिए अडेप्टेड नहीं है. वहीं अगर हम वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी बोल सकते हैं कि सी में रहने वाले या ओशियन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फ्रेश वाटर में जो है वो रहेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि उनको इतने फ्रेश वाटर की जो है वो आदत नहीं है या उस पीएच लेवल ऑफ वाटर की आदत नहीं है. सो इन दिस वे वाटर जो है वो भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म के लाइफ को, उसके लाइफ साइकिल को अफेक्ट करता है. ठीक है, दिस इज़ अनदर फैक्टर. एंड द लास्ट फैक्टर टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइट. जैसे कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसके लिए लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड प्लांट्स कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें सनलाइट जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो यहाँ पे वही कहा है कि फोटोसिंथेसिस जो है इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. मैनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग ऑन फॉरेस्ट. अब लेकिन अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, घने जंगल की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है. हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं. ठीक है, और वो आजू बाजू पूरे टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ों से घिरे हुए होते हैं. तो सनलाइट में जो है वो फोटोसिंथेसिस तो होगा, लेकिन जो भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो टॉल ट्रीज से घिरे हुए हैं और उन्हें जो है वो उनके छाँव में वहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, तो वो अपने अंदर ऐसे एडाप्टेशन कर लेते हैं कि वो लो सनलाइट मतलब कम सनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस करना सीख जाते हैं, सो दैट दे कैन सर्वाइव देमसेल्व्स. ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट जो है वो नेचुरली अवेलेबल है, बट प्लांट्स जो हैं वो कैसे एरिया में रह रहे हैं, कैसे सराउंडिंग में रह रहे हैं, कैसे कंडीशन में रह रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि वो अपने आप को उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सनलाइट में जो है वो सर्वाइव कर सके. ये प्लांट की बात हो गई. ठीक है. देन एनिमल्स की बात अगर हम करें तो एनिमल्स के लिए भी जो है वो ड्यूरिनल एंड सीजनल वेरिएशन, मतलब डे में, दिन भर में जो बदलाव होता है और सीजन्स जो बदलते हैं नेचर में. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ सन अगर हम बोल सकते हैं, तो जो भी ये वेरिएशन है इसमें एनिमल्स के लिए भी ये वेरिएशन, ये बदलाव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये बदलता हुआ वातावरण, बदलता हुआ सीज़न, बदलता हुआ जो इंटेंसिटी है सनलाइट का, ये कहीं ना कहीं क्लू करता है, मतलब दैट इज़ द क्लू, वो आपके लिए इशारा है इस चीज़ का
कि ये पर्टिकुलर सीजन में जो है ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ये रिप्रोडक्शन मतलब ब्रीडिंग करता है, या उसका मैच्योरिटी सीजन कौन सा है, ठीक है। तो या फिर जो है वो फॉरेजिंग मतलब वही मैच्योरिटी सीजन क्या है, या फिर माइग्रेटरी एक्टिविटी। आपने देखा होगा बहुत सारे पक्षी होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, और जब वहाँ पे सीजन चेंज हो जाता है तो वो उड़कर दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे माइग्रेटरी एनिमल्स और बर्ड्स, स्पेशली ज़्यादातर बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सीज़न के ऊपर डिपेंड करेगा। और सीज़न किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट की अवेलेबिलिटी या सन की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो है वो लाइट भी कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल दोनों के ही लाइफ साइकिल को अफेक्ट करता है। प्लांट और एनिमल उनको कितने समय के लिए कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो अवेलेबल है, उसके ऊपर जो है वो उनकी लाइफ साइकिल और लाइफ के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव सीन टुडे द अबायोटिक फैक्टर, मेजर अबायोटिक फैक्टर, ठीक है, ऑफ द एनवायरनमेंट विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को जो है वो अफेक्ट करते हैं, विच इज़ टेम्परेचर, वाटर एंड लाइट। इसके बाद में है सॉइल, दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।